अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ उमैमा शकूर फ्रॉम ग्रीन्स यूनिवर्सिटी। तो हमने न्यू कोर्स स्टार्ट किया हुआ है हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स का। कोर्स कोड है हमारे पास 204। तो आज जो हमारा लेक्चर है वो है लेक्चर नंबर 4। लेक्चर नंबर 4 में आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे उसे आज हम कंप्लीट नहीं करेंगे क्योंकि ये ज़रा लेंथी टॉपिक है। तो आज हम उसका पार्ट 1 डिस्कस करेंगे। जो इसी लेक्चर का पार्ट 2 होगा वो हम इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 4 में डिस्कस करेंगे। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम देख लेते हैं कि लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था। सबसे पहले उसकी रिवीजन कर लेते हैं। हमने चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया हुआ है जिसका नाम है हीट एंड टेम्परेचर। तो इसी चैप्टर में हमने जो लास्ट लेक्चर लिया था उसमें हमने डिस्कस किया था मीन फ्री पाथ को, कि मीन फ्री पाथ क्या होता है हमारे पास। वो मैंने आपको बताया था कि अगर कोई गैस मॉलिक्यूल्स हैं, किसी भी एक गैस मॉलिक्यूल की हम मूवमेंट को डिस्कस करें तो वो यहाँ से यहाँ तक जो पाथ कवर करता है और फिर इससे क्लाइड करने के बाद वो यहाँ आ गया, फिर इससे क्लाइड करने के बाद वो दूसरे पॉइंट तक चला गया, फिर कोई आगे मॉलिक्यूल था उससे क्लाइड करने के बाद इधर आ गया। तो ये वाला ये वाला ये वाला और ये वाला जो पाथ है हमारे पास, इस सब की हम एवरेज वैल्यू फाइंड आउट करके एक वैल्यू फाइंड आउट करते हैं जिसे हम नाम देते हैं लैम्डा का, और इसको हम कहते हैं मीन फ्री पाथ। मतलब जितने भी पाथ थे हमने उन सब की मीन वैल्यू फाइंड आउट कर ली तो उसे हमने नाम दिया मीन फ्री पाथ का। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि हमने इसकी डेरिवेशन भी की थी और हमने फार्मूला ड्राइव किया था लैम्डा का, और मैंने आपको बताया था कि मीन फ्री पाथ को हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसी से रिलेटेड मैंने आपको एक प्रॉब्लम असाइन किया था जिसमें मैंने आपको कहा था कि एवरेज कोलिजन रेट आपने फाइंड आउट करना है और आपने ये मीन फ्री पाथ की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और फॉर्मूलाज भी मैंने आपको बता दिए थे। तो आई होप आपने वो कर लिया होगा। तो आज का लेक्चर अपना स्टार्ट करते हैं। आज जो हमारा टॉपिक है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी काफी ज्यादा बनते होते हैं। तो ये जो टॉपिक है ये आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है। इस टॉपिक का नाम है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड। अब इस नाम से आपको पता चल रहा होगा कि जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो हम गैस कंटेनर वगैरह की बात करते हैं कि उसके अंदर बहुत सारे गैस मॉलिक्यूल्स हैं हमारे पास, वो जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं वो किस स्पीड से मूव कर रहे हैं आज हमने उसको डिस्कस करना है। इसे हम नाम देते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड का। या पेपर में ये एक और तरीके से भी क्वेश्चन आता होता है कि मैक्सवेल स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड आउट करें, तो उसके ऊपर नोट लिखें। मतलब ये जो दोनों नाम है ये एक ही टॉपिक के दो नाम है। इसी स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्कवर किया था मैक्सवेल ने, तो इसलिए इसे मैक्सवेल स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। तो इन दोनों से कंफ्यूज नहीं होना आपने। अगर कोई एक नाम आ जाए तो ये दोनों ही जो है मैक्सवेल स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड, ये दोनों एक ही टॉपिक है हमारे पास। तो चलिए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अपना टॉपिक सबसे पहले हम इसके ना मेन पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम इसकी डेरिवेशन पर जाएंगे। अब यहाँ पर हम बात कर रहे थे हीट एंड टेम्परेचर में गैसियस स्टेट्स की, कि जब हम गैसेस को एक किसी कंटेनर में बंद कर देते हैं, फिर हम उसे टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं, फिर किस तरीके से वो रैंडमली मूव करना शुरू कर देते हैं। तो हमने पढ़ा था कि जो गैसियस स्टेट होती है, मैटर की स्टेट जो है गैस, ये जो गैसियस स्टेट है ये वो वाली स्टेट है जिसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं वो रैंडमली मूव करते रहते हैं। मतलब इनकी कोई हम ये नहीं बता सकते, तरतीब नहीं बता सकते कि ये इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक गई हैं, फिर ये फाइनल से इस पॉइंट तक जाएंगी, यहाँ तक जाएंगी। हम कोई स्पेसिफिक इसकी अरेंजमेंट नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि ये जो गैसियस मॉलिक्यूल्स होते हैं इनके दरमियान में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत ज्यादा वीक होती हैं। तो ये वीक होने की वजह से ये मॉलिक्यूल्स जो हैं ये रैंडमली मूव करते रहते हैं। तो अगर इनकी रैंडम मोशन है तो इसका मतलब है जो हर मॉलिक्यूल होगा वो एक स्पेसिफिक स्पीड रखेगा। मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस मूव विद डिफरेंट स्पीड। अब रैंडमली वो मूव कर रहे हैं तो जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे वो डिफरेंट स्पीड से मूव कर रहे होंगे अगर हम उसे किसी भी कंटेनर के अंदर रख दे तब। एज द नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स आर वेरी लार्ज, क्योंकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो हमारे पास होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं किसी भी गैस कंटेनर में। अगर हम 1 मोल की बात करें तो 1 मोल में भी आपने देखा है कि 1.62
आपके पास होते हैं 6 इंटू 10 टू पावर 23 जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, 23 मॉलिक्यूल्स एवोगैड्रोस नंबर के, जो एवोगैड्रोस ने नंबर दिया था कि एक मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो ये वैल्यू भी आपको बता रही है कि अगर हम ये 1 मोल भी कंसीडर करें, मतलब 2 मोल पर ना जाए, 3 पर ना जाए, 1 को सिर्फ कंसीडर करें, तो यहाँ पर भी हमारे पास इतने ज्यादा मॉलिक्यूल्स हैं। तो इसका मतलब है अगर हम पूरे एक गैस कंटेनर की बात कर रहे हैं जिसमें गैस फिल्ड है, तो इसके अंदर तो बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे, लार्जर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, और हर मॉलिक्यूल जो है वो डिफरेंट स्पीड से मूव कर रहा है। तो हम कैसे बताएं कि कौन सा मॉलिक्यूल कितनी स्पीड से मूव कर रहा है? तो ये एक डिफिकल्ट टास्क है कि हम हर एक की इंडिविजुअल स्पीड फाइंड आउट करें। इससे हमारी जो कैलकुलेशन है वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी। दूसरा क्या, ये एक टाइम टेकन प्रोसेस है। कैसे टाइम टेकन प्रोसेस है? हमने कहा कि एक मोल में इतने ज्यादा मॉलिक्यूल्स हैं। फिर हम जब कंटेनर की बात कर रहे हैं तो इसमें तो बहुत ज्यादा मोल होंगे हमारे पास, क्योंकि ये फुली फिल्ड है गैसेस मॉलिक्यूल से। तो हमें हर मॉलिक्यूल की अलग अलग स्पीड फाइंड आउट करनी है। मॉलिक्यूल 1 की स्पीड फाइंड आउट करें, मॉलिक्यूल 2 की फाइंड आउट करें, फिर 3 की फाइंड आउट करें, फिर 4 की फाइंड आउट करें। ये इंफिनिटी नंबर्स तक आपके जो मॉलिक्यूल्स हैं इस कंटेनर के अंदर, आपको वन बाय वन सबकी स्पीड फाइंड आउट करनी होगी। तो ये तो बहुत ज्यादा टाइम टेकन प्रोसेस है। और जैसे जैसे आप एक की फाइंड आउट करेंगे, दूसरे की फाइंड आउट करेंगे, तो कैलकुलेशन भी लेंथी होती जाएंगी। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया था सबसे पहले मैक्सवेल ने। मैक्सवेल ने क्या कहा कि हम ऐसी जो हमारे पास कोई भी प्रॉब्लम हो, हम उसे कन्वर्ट कर दें डिस्ट्रीब्यूशन में। अब डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है ये मैं अभी आपको समझाऊंगी। और इस डिस्ट्रीब्यूशन को मैक्सवेल ने क्योंकि सबसे पहले डिस्कवर किया, इसीलिए इसे नाम दिया गया मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन का। अब मैं आपको बताती हूँ कि डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास होती क्या है। नेक्स्ट पॉइंट हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेट अस कंसीडर कि मेरे पास एक कंटेनर है, ये जो मैंने बनाया, इसके अंदर हमारे पास बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल्स हैं। अब ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, अब मैं कहती हूँ कि इन्फिनिटी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं हमारे पास, या आप कह दें एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं हमारे पास। तो मैं यहाँ पे ले लेती हूँ एन। कैपिटल एन इज द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन दिस कंटेनर। अब क्या होगा हमारे पास कि ये मैं नाम दे देती हूँ मॉलिक्यूल 1 का। ये जो मॉलिक्यूल 1 है, ये इस किसी भी स्पीड v के साथ स्ट्राइक करता है मॉलिक्यूल 2 के साथ। अब मॉलिक्यूल 2 की स्पीड और है, 1 की और है, 3 की और है, 4 की और है। मैक्सवेल ने क्या कहा कि हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है कि हम डिफरेंट रेंजेस बना लें, जो भी हम चीज कंसीडर कर रहे हैं उसकी डिफरेंट रेंजेस बना लें, उन रेंजेस के अकॉर्डिंग हम डिस्कस करें सारी चीजों को। जैसे अब मैं यहाँ पर कहती हूँ कि अब मैं 1 की अलग स्पीड फाइंड आउट करूँ, 2 की अलग फाइंड आउट करूँ, और इसी तरह n नंबर तक फाइंड आउट करूँ। तो मैं यहाँ पर कह देती हूँ कि मेरे पास ना जो 10 मॉलिक्यूल्स थे, उनकी जो स्पीड थी वो 0 से लेके 5 तक थी, 5 मीटर पर सेकेंड तक। फिर मैंने कहा कि जो मेरे पास ना 11 से लेकर 30 तक थे, उनकी जो स्पीड थी वो थी 10 मीटर पर सेकेंड के लिहाज से। फिर मैं यहाँ पर कह देती हूँ कि जो 30 से 40 तक की रेंज है, उसमें जो स्पीड है वो है 15 मीटर पर सेकेंड के लिहाज से। तो इस तरीके से हमने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया नंबर ऑफ पार्टिकल्स को। अब हम क्या करेंगे, ये जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, मॉलिक्यूल्स जो हम लिए हुए हैं, इनकी रेंजेस को हमने डिवाइड कर दिया। फिर हमने उसी के अकॉर्डिंग बता दिया कि इतनी रेंज में जो वेलोसिटी है, स्पीड है, वो इतनी है, और दूसरी रेंज में इतनी है। इसी के अकॉर्डिंग हम अपनी कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो अब अगर हम इसका ग्राफ भी ड्रॉ करें, तब ग्राफ भी हमें इजीली मिल जाएगा। वो हम एंड में इंशाल्लाह ड्रॉ करेंगे, लेकिन यहाँ से मैं आपको रफली अभी बता दूं कि ये जो ग्राफ होगा, ये आपको इस तरीके का ग्राफ मिलेगा। ये जो ग्राफ है बेसिकली ये आपको बताएगा कि यहाँ पर ये मिनिमम वैल्यू है और यहाँ पर स्पीड की मैक्सिमम वैल्यू है, अगर हम v को एक्स एक्सिस पर लेते हैं तब। अब ये आपको क्या शो कर रहा है कि ये जो कंटेनर आपने लिया हुआ था, इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो v जब लेस होगी तब भी हमारे पास कम मॉलिक्यूल्स हैं, जब v हमारे पास यहाँ पर देखें ग्रेटर है स्पीड,
तब भी हमारे पास कम मॉलिक्यूल्स हैं। यहाँ पर ज्यादातर मॉलिक्यूल्स कहाँ पर लाई कर रहे हैं, ये मिडल रेंज में लाई कर रहे हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ कि इस कंटेनर में, ये मैं आपको ऐसे ही रफली बता रही हूँ, आगे जाके हम इसे अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करेंगे। इस कंटेनर में अब मैं कह सकती हूँ इस ग्राफ के अकॉर्डिंग कि इस कंटेनर में जो मॉलिक्यूल्स हैं, बहुत कम मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जो वेलोसिटी v से मूव कर रहे हैं और उनकी वेलोसिटी 0 या 0 से 5 तक कह दे, मतलब बहुत कम है। और ऐसे पार्टिकल जिनकी स्पीड बहुत ज्यादा है, यहाँ पर देखें, यहाँ पर स्पीड हाई थी, स्पीड जिनकी हाई है वो पार्टिकल भी बहुत ज्यादा कम है। और जो दरमियान में हमारे पास रीजन है, ये वाला रीजन, ये ज्यादा है। इसका मतलब ये हुआ कि ज्यादातर पार्टिकल इस कंटेनर में जिसकी हम बात कर रहे हैं वो किस स्पीड से मूव करेंगे, वो मिडल वाले रेंज में जो स्पीड आएगी उस स्पीड से मूव करेंगे। अब ये जो हमारे पास मैक्सवेल था, मैक्सवेल ने इसी स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन को, जिसको मैं आपको ग्राफ से समझा रही हूँ, इसके लिए फॉर्मूला दिया। उसने कहा कि बजाय इसके कि हम हर एक मॉलिक्यूल्स की स्पीड को अलग अलग फाइंड आउट करें, हम क्या करेंगे, हम इसी स्पीड को फाइंड आउट कर लेते हैं एक फार्मूला की मदद से। उसने वो फार्मूला दिया, हमें फार्मूला की डेरिवेशन पर नहीं जाना, हमें फार्मूले की फिजिक्स को डिस्कस करना है इस कोर्स में। तो जहां पर फार्मूले की डेरिवेशन होगी वहां हम इंशाल्लाह डेरिवेशन भी करेंगे, लेकिन हमने अभी जो मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन है इसमें सिर्फ उसकी फिजिक्स को डिस्कस करना है। तो मैक्सवेल ने फार्मूला दिया इसकी स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, यही स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन जिसकी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि बहुत कम मॉलिक्यूल्स ऐसे होंगे जो कम स्पीड से मूव कर रहे हैं, बहुत कम मॉलिक्यूल्स ऐसे होंगे जो हाई स्पीड से मूव कर रहे हैं, ज्यादातर मॉलिक्यूल ऐसे होंगे जो मिडल स्पीड से मूव कर रहे होंगे। अब यहाँ पर उसने जो फार्मूला दिया, उसी फार्मूले को फाइंड आउट करते हुए उसने कहा कि हम एवरेज स्पीड भी फाइंड आउट कर सकते हैं, उसी फार्मूले की मदद से हम प्रोबेबल स्पीड भी फाइंड आउट कर सकते हैं। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या है ये भी मैं अभी आपको बताऊंगी। रूट मीन स्क्वायर स्पीड भी फाइंड आउट कर सकते हैं एक ही कंटेनर में जिसमें हम स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्कस कर रहे हैं। तो इसको अंडरस्टैंड करने के लिए जो मैक्सवेल की हमारे पास इक्वेशन उसने दी है, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए हमारे पास डिफरेंट रेंजेस होनी चाहिए स्पीड की, जो मैंने आपको यहाँ पर समझाया कि हम डिफरेंट रेंजेस ले लेते हैं। इन्हीं रेंजेस की ये बात कर रहे हैं कि इसको अंडरस्टैंड करने के लिए मैक्सवेल ने क्या किया, स्पीड की रेंजेस बना ली। अब वो रेंजेस इसने कैसे बनाई उसे भी हम डिटेल से अभी डिस्कस करते हैं। टेकिंग इनटू अकाउंट ऑफ द एनी वन रेंज, उसने किसी भी एक रेंज को उठाया, उस रेंज से फ्रैक्शन फाइंड आउट की नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की, कि अगर हम छोटी सी रेंज ले लें उसमें स्पीड चेंज करें तो कितने मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जो वहां से स्पीड चेंज करेंगे। जैसे मैं कहूँ कि अगर 10 मीटर पर सेकंड से मॉलिक्यूल्स की स्पीड को मैं चेंज करती हूँ 11 मीटर पर सेकंड पर, तो कितने मॉलिक्यूल्स ऐसे होंगे जो इसमें आएंगे, मतलब 10 to 11 की रेंज में आएंगे, वो फ्रैक्शन हमने फाइंड आउट करना है यहाँ पर सबसे पहले। तो इस पर्पज के लिए हम कंसीडर करेंगे एक कंटेनर की एग्जांपल। कंटेनर को हम फिल करेंगे लार्ज नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल से, मतलब n नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स से। n जो है हमारे पास बहुत ज्यादा लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो n जो यहाँ पर होगा ये टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे जो इस कंटेनर में इंक्लोज होंगे। ये याद रखिए, n हमारे पास टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, स्मॉल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल नहीं, फ्रैक्शन भी नहीं है, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है हमारे पास। तो अब हम क्या करेंगे, हमने रेंजेस कंसीडर करनी है। उस रेंजेस के लिए मैं क्या कहती हूँ कि सबसे पहले जो हमारे पास था, हमने लिया एक गैस कंटेनर, ये मैंने एक गैस कंटेनर ले लिया, इसमें कहा कि n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं और n लार्जर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, बहुत ज्यादा रेंज है यहाँ पर मॉलिक्यूल्स की। अब मुझे नहीं पता ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये किस स्पीड से मूव कर रहे हैं, मैं खुद ही से कह देती हूँ कि ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये मूव कर रहे हैं फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी। अब हमने क्या करना था, स्पीड की रेंजेस बना ली थी। चले मैं यहाँ पर रेंज बना लेती हूँ, ये 10, 20, 30, 40, 50 अप टू 100, ये इंफिनिटी तक जा रही है ये रेंजेस। अब इन रेंजेस में से मैं क्या करूंगी, यहाँ पर कोई भी एक रेंज को कंसीडर कर लेते हैं। मैक्सवेल ने क्या किया, इन रेंजेस को जब उसने ये सारी रेंजेस कंसीडर कर ली तो उसने इनमें से किसी भी एक रेंज को उठाया, उसके लिए कैलकुलेशन की, उसके लिए जो कैलकुलेशन परफॉर्म की, उसने कहा हम सारी जो रेंजेस हम कंसीडर कर रहे हैं उसके ऊपर यही वाली कैलकुलेशन अप्लाई कर सकते हैं।
तो चलिए इसने सबसे पहले क्या किया कि रेंज में से V1 और V2 को लिया। मतलब ये लेट अस कंसीडर कि यहाँ पर हमारे पास रेंज है, ये वाली रेंज मैं कंसीडर कर रही हूँ। ये जो रेंज है हमारे पास ये वाली, इसमें से मैं कंसीडर करती हूँ कि जो मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं इस रेंज में वो वेलोसिटी V1 से लेकर V2 की रेंज में मूव कर रहे हैं। अब V1 से V2 की रेंज क्या होगी, ये आप खुद ही से ले सकते हैं कि 10 to 20 मीटर की रेंज है, ये मीटर पर सेकंड की रेंज है, या 20 to 50 है, या आप अपनी मर्जी से रेंज कंसीडर कर सकते हैं। मतलब V1 से V2 की जो रेंज थी वो हमने कोई भी, ये मैं खुद ही से ले रही हूँ, V1 V2 ये रेंज हमने कंसीडर कर ली फ्रॉम V1 to V2। तो अब अगर हम चेंज फाइंड आउट करें इस रेंज में, मतलब हमने रेंज ले ली 10 to 20 या 20 to 40 जितनी भी आपने रेंज ली है, तो अगर मैं इस रेंज में चेंज फाइंड आउट करूं तो ये चेंज डी वी से रिप्रेजेंट होगा, या आप इसे डेल्टा वी भी लिखते होते हैं, अक्सर बुक्स में इसे डेल्टा वी लिखा होता है। तो क्या मतलब है इस डेल्टा वी का, इसका मतलब है V2 माइनस V1, मतलब ये चेंज हमें रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर मैंने इसे डी वी से शो किया हुआ है। अगर हमारे पास इस रेंज में मैंने कहा dv है हमारे पास, मतलब जो स्पीड चेंजेस आ रही है वो dv है V1 to V2 की रेंज में, तो इसमें मेरे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, n तो थे मेरे पास टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो मैंने कंटेनर में लिए थे। इस रेंज में हमारे पास कितने होंगे, क्योंकि मैं उस कंटेनर में से ये जो रेंज है सारे मॉलिक्यूल्स की मैंने रेंज डिवाइड कर ली। अब इस रेंज में मेरे पास कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, मुझे नहीं पता कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, मैं खुद ही कंसीडर कर लेती हूँ कि चले यहाँ पर dn है, क्योंकि यहाँ पर हमने स्मॉल पार्ट ले लिया था dv के अकॉर्डिंग भी अगर हम चलें तो यहाँ पर पार्टिकल्स आ जाएंगे dn। तो अब क्या होगा हमारे पास कि अगर मैं कह रही हूँ कि dv में dn नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, तो मैं क्या करूंगी, मैं इसे लिखूंगी dv में कितने मॉलिक्यूल्स हैं dn। तो अगर मुझे चाहिए पर यूनिट स्पीड के लिए मुझे चाहिए चेंज विल बी, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, यूनिट स्पीड के लिए क्या हो जाएगा, ये जो dv है ये डिवाइड हो जाएगा dv से, तो हमारे पास आ जाएगा 1v। यूनिट स्पीड के लिए ये हमारे पास बन जाएगा dn डिवाइडेड बाय dv, ये वाली इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी। तो ये तो था हमारे पास कि जब हम इतनी रेंज की बात कर रहे थे कि इसमें कितने पार्टिकल्स हैं और यूनिट स्पीड के लिए हम इन्हें कैसे फाइंड आउट करेंगे। अगर हम फ्रैक्शन की बात करें तो जब भी हमने किसी चीज की फ्रैक्शन फाइंड आउट करनी होती है हम क्या करते हैं, उसे डिवाइड कर देते हैं टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज के ऊपर। तो टोटल नंबर हमारे पास क्या थे, ये थे n, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमारे पास n थे जो हमने स्टार्ट में कंसीडर किए थे कि n इज द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो अगर मुझे फ्रैक्शन फाइंड आउट करनी है तो इन टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स से मैं डिवाइड कर देती हूँ इस dn dv को, जो मैंने डिवाइड कर दिया 1/n, मतलब n से मैंने डिवाइड कर दिया। तो ये वाली जो टर्म होगी अब मुझे प्रोवाइड करेगी फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स। फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल का मतलब क्या है, वो पार्टिकल्स जो मतलब टोटल में से कितने पार्टिकल्स आपके थे जो उस रेंज में आए जो हमने कंसीडर की और वो मूव कर रहे हैं 10 to 20 मीटर, जो हमने जितनी भी रेंज ली है उतनी जो रेंज है उसके अकॉर्डिंग मूव कर रहे हैं, ये उसका फ्रैक्शन हमें ये वाली टर्म प्रोवाइड कर रही है कि टोटल में से हमें उतने नंबर मिल गए। This above term give the fraction of the molecules, molecules की फ्रैक्शन बता रही है टोटल में से। अब ये जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है ये मैक्सवेल स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन इक्वेशन जो उसने दी थी उसकी लेफ्ट हैंड साइड है। अब इसी लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर ही हमारी जो इक्वेशन है राइट हैंड साइड वो बेस कर रही है। जो मैक्सवेल स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन की इक्वेशन है उसमें जो राइट हैंड साइड होगी उसमें जो भी वेरिएशन आएगी उसी के अकॉर्डिंग हमारा ये वाला फंक्शन चेंज होगा, जो हमने ये लेफ्ट हैंड साइड का फंक्शन बना लिया, इसकी डेरिवेशन कर ली हमने। तो चलिए अब हम देखते हैं कि हमारे पास मैक्सवेल स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन की इक्वेशन थी क्या। मैक्सवेल ने हमारे पास इक्वेशन दी कि हम जो एवरेज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं या हम जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं कि कितने मॉलिक्यूल्स हमारे पास मूव करेंगे, तो उसकी जो हम स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन है वो हम इस इक्वेशन से फाइंड आउट कर सकते हैं। ये जो NV है बेसिकली ये रिप्रेजेंट कर रहा है dn डिवाइडेड बाय dv को, मतलब जो हमने अभी पीछे लिया है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है।
4 पाई n इंटू m ओवर 2 पाई के टी 3/2 v स्क्वायर e की पावर माइनस एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 के टी। ये वो इक्वेशन थी जो मैक्सवेल ने दी थी स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए किसी भी गैसियस कंटेनर में, किसी ऐसे कंटेनर में जिसमें गैसियस मॉलिक्यूल्स हैं, लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, हमने उन मॉलिक्यूल्स की स्पीड को फाइंड आउट करना है तो हम इस इक्वेशन को यूज करते हैं। अब यहाँ से अगर मैं टोटल नंबर ऑफ फ्रैक्शन फाइंड आउट करूं तो n को मुझे डिवाइड करना पड़ेगा। dn dv इधर था तो dn dv मैंने यहाँ पर लिख दिया इसकी वैल्यू, और ये n जब डिवाइड हुआ तो ये n इधर भी आ गया। ये वैसे ये वाली टर्म हम पीछे भी प्रूव कर चुके हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, ये वाली टर्म एज इट इज आ जाएगी हमारे पास। अगर मैं इस टर्म को, ये वाला जो हमारे पास k है, इसे मैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट में चेंज करूं, r में चेंज करूं, तो इसकी भी हमारे पास डेरिवेशन है, लेकिन यहाँ पर मैंने डायरेक्ट किया हुआ है। ये जो मास है हमारे पास, ये मोलर मास में कन्वर्ट हो जाता है, कैपिटल M मैंने लिख दिया है यहाँ पर। और ये जो R है हमारे पास, ये जनरल गैस कांस्टेंट कहलाता है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट कहलाता है। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा v स्क्वायर e की पावर माइनस m यहाँ पर भी हमने k को रिप्लेस किया है r से, तो m रिप्लेस हो जाएगा, m आपका रिप्लेस हो जाएगा कैपिटल M से, और ये जो k है आपका ये रिप्लेस हो जाएगा r से। इसका प्रूफ है लेकिन मैंने यहाँ पर डायरेक्ट किया हुआ है। तो यहाँ पर आपके पास हमारे पास जो टर्म बन जाएगी वो इक्वेशन नंबर 3 हमारे पास आ गई। अब इक्वेशन नंबर 3 में आप देखें, अगर मैं कहूं कि मेरे पास हाइड्रोजन गैस है या ऑक्सीजन गैस है या कोई भी हीलियम गैस है, तो उसमें क्या होगा, ये मोलर मास तो हमारे पास फिक्स रहता है, चेंज नहीं होता। ठीक है, अब हमारे पास क्या चीज चेंज होगी, टेम्परेचर। टेम्परेचर हमारे ऊपर डिपेंड करेगा कि हम उसे कांस्टेंट रख रहे हैं या उसे चेंज कर रहे हैं। तो अगर मैं यहाँ पर ये कहूँ कि ये जो हमारी इक्वेशन नंबर 3 है, इक्वेशन नंबर 3 में हमारे पास कितनी टर्म्स बन रही हैं, ये फर्स्ट टर्म बन रही है, ये सेकंड टर्म और ये थर्ड टर्म। ये मैंने इन्हें नाम दे दिया है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड का। अब इसमें से अगर मैं इस पहली टर्म को कंसीडर करूं तो मैं कहती हूँ कि मेरे पास मोलर मास जो है वो किसी एक गैस को कंसीडर कर लेते हैं, हाइड्रोजन को या ऑक्सीजन को, तो उसका कांस्टेंट है हमारे पास, और आर भी हमारे पास कांस्टेंट है, 8.31 इसकी वैल्यू होती है। तो टेम्परेचर को मैं फिक्स रखती हूँ, मतलब मैं कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोवाइड करती हूँ। मैं कहती हूँ कि मैं 10 डिग्री सी का टेम्परेचर प्रोवाइड करती हूँ। तो अब इस टर्म में मुझे बताएं कि यहाँ पर कोई भी आपके पास वेरिएबल वैल्यू नहीं है, मतलब ये जो पूरी टर्म है ये आपके पास कांस्टेंट बन गई। तो अगर ये वाली जो टर्म है ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का तो इस फंक्शन के ऊपर कोई असर भी नहीं होगा, क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू है। कांस्टेंट वैल्यू जो भी होगी वो इस फंक्शन को डिस्टर्ब नहीं करेगी। तो अब क्या चीज यहाँ पर चेंज हो रही है, यहाँ पर चेंज हो रही है दो चीजें। एक तो स्पीड चेंज हो रही है मॉलिक्यूल्स की, जो यहाँ पर सेकंड टर्म में रिप्रेजेंट किया हुआ है मैंने। दूसरा हमारे पास क्या है, यहाँ पर फंक्शन है एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल में भी देखें यहाँ पर भी स्पीड है हमारे पास। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास एक तो ये वाला फंक्शन चेंज होगा v स्क्वायर का, दूसरा हमारे पास कौन सा फंक्शन चेंज होगा, ये एक्सपोनेंशियल वैल्यू वाला। तो ये जो हमारे पास फंक्शन है यहाँ पर जो हमने फ्रैक्शन फाइंड आउट की है, ये डिपेंड करेगा इसके ऊपर और इसके ऊपर, मतलब v स्क्वायर के ऊपर और एक्सपोनेंशियल फंक्शन के ऊपर, कि ये दोनों किस लिहाज से चेंज हो रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपको ये वैल्यू प्रोवाइड करेगा। अब यहाँ पर देखें m जो है ये मोलर मास है, इट विल बी कांस्टेंट एंड इफ वी प्रोवाइड दी कांस्टेंट टेम्परेचर। कांस्टेंट तब होगा आपके पास जब आप कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे, तो ये होल टर्म जो है आपके पास ये कांस्टेंट हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि अगर ये टर्म कांस्टेंट हो गई है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर फर्स्ट वाली टर्म जो है इक्वेशन 3 में ये अफेक्ट नहीं करेगी, मतलब ये वाली जो टर्म थी ये इसको अफेक्ट नहीं करेगी। कौन कौन सी चीजें अफेक्ट करेंगी, लेफ्ट हैंड साइड इन इक्वेशन 3 will be affected only by the variation of equation term 2 and 3 in equation 3। मतलब इस इक्वेशन 3 में जो आपके पास ये टर्म 2 है और टर्म 3 है, इसमें जो वेरिएशन आएगी वो अफेक्ट करेगी इस फंक्शन को, ये दो चीजें अफेक्ट करेंगी। तो अब ये दोनों चीजें कैसे अफेक्ट करेंगी, ये डिपेंड करेगा कि कौन सा फंक्शन कब डोमिनेट हो रहा है।
तो इसके लिए हमने क्या किया कि यहाँ पर हमने क्या कहा हुआ है कि dn पार्टिकल्स हैं हमारे पास, उनकी रेंज है dv। तो अगर हम फ्रैक्शन फाइंड आउट करें dn बाई dv आ जाएगा फॉर अ यूनिट स्पीड। ये मैंने पहले आपको करवा दिया, दोबारा यहाँ पर कैलकुलेशन शो की हुई है। तो फ्रैक्शन उनका क्या आ जाएगा, फ्रैक्शन 1 बाय n dn बाई dv आ जाएगा। ये रिप्रेजेंट कर रहा है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स उस कंटेनर में जिसकी आप बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने फ्रैक्शन देख ली। अब हम देखते हैं इन दोनों फंक्शंस की वेरिएशन को कि ये कैसे वेरी करेंगी और इसके अकॉर्डिंग जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड पे फंक्शन है वो कैसे वेरी करेगा। तो अब यहाँ पर देखें, इतनी टर्म तो हमारे पास है कांस्टेंट, बाकी हमारे पास क्या रहा, ये वाला फंक्शन, इसे यहाँ पर मैंने नाम दिया हुआ है सेकंड का। दूसरा हमारे पास क्या रहा, ये वाला फंक्शन, इसे मैंने नाम दिया हुआ है यहाँ पर थर्ड का, और इस कांस्टेंट वाली वैल्यू को मैंने नाम दिया हुआ है फर्स्ट का। अब इसी के अकॉर्डिंग चलेंगे हम। मैक्सवेल गिव द कर्व यूजिंग दिस इक्वेशन 7। ये जो इक्वेशन 7 है इसको यूज करते हुए मैक्सवेल ने कर्व दी जिसने रिप्रेजेंट किया स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन को इन दी गैस कंटेनर। अब इस इक्वेशन में जो मैंने टर्म्स को नाम दिए हैं सेकंड और थर्ड, इनको आपने याद रखना है। जो फर्स्ट वाली टर्म है ये हमारे पास कांस्टेंट है इक्वेशन 7 में, जो सेकंड वाली टर्म है ये वेरिएशन शो करेगी, जो थर्ड वाली टर्म है ये वेरिएशन शो करेगी यहाँ पर। अब हमने क्या करना है, सेकंड और थर्ड की वेरिएशन को चेक करना है। तो सेकंड टर्म और थर्ड की वेरिएशन किस चीज पर डिपेंड करेगी, ये डिपेंड करेगी कि कौन सा फंक्शन कब डोमिनेट हो रहा है और किस वैल्यू पर डोमिनेट हो रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो सेकंड था हमारे पास, सेकंड आपका फंक्शन था वी स्क्वायर। वी स्क्वायर कब डोमिनेट होगा, जब ये आपको मैक्सिमम चेंज प्रोवाइड करेगा। कब मैक्सिमम चेंज प्रोवाइड करेगा, अब इसकी एग्जांपल लेते हैं हम। ये जो वी स्क्वायर है ये आपको स्मॉल वैल्यूज के लिए मैक्सिमम वेरिएशन प्रोवाइड करता है। कैसे, अब अगर मैं यहाँ पर एग्जांपल ले लूं कि आपके पास है 1 से, ये जो वेरिएशन है ये हम लेंगे 1 से कम वैल्यू, मतलब ये हो गई मेरे पास 0.1, 0.01, 0.05। ये वाली जो वैल्यूज हैं जो 1 से कम है, इनके लिए जो वेरिएशन आएगी हमारे पास वो वी स्क्वायर जो है ये रिप्रेजेंट करेगा कि अगर हमारी लेस देन 1 वैल्यू है स्पीड की तो वी स्क्वायर मैक्सिमम वेरिएशन शो करेगा। कैसे, अगर मैं इसका स्क्वायर ले लूं, इसी वैल्यू का स्क्वायर ले लूं तो ये आपको मिलेगा 0.0025। अब यहाँ पर देखें कितनी ज्यादा वेरिएशन शो हो गई है हमारे पास। पहले हमारे पास 0.05 थी वैल्यू, लेकिन जब हमने उसका स्क्वायर ले लिया तो हमारे पास वेरिएशन लार्ज हो गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सेकंड टर्म की हम बात कर रहे थे ये डोमिनेट तब करेगी जब v की वैल्यू हमारे पास कम होगी, लेस देन 1 आप ले लें। जब लेस देन 1 होगी तब ये वाला जो v स्क्वायर है ये डोमिनेट करेगा। और यहाँ पर देखिए मैंने एग्जांपल ली हुई है कि अगर आपके पास 0.005 स्क्वायर आप ले लें तो यहाँ पर इतनी ज्यादा वेरिएशन आपको शो होती है। तो स्मॉल वैल्यूज के लिए जब आप स्मॉल वैल्यूज को कंसीडर करेंगे तो आपका ये वी स्क्वायर डोमिनेट करेगा। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है वी स्क्वायर डोमिनेट करेगा। लेकिन अगर आप स्मॉल वैल्यू को नहीं लेते, स्मॉल वैल्यू की बजाय कोई लार्ज वैल्यू लेते हैं, जैसे 2 ले लें, 3 ले लें, 4 ले लें, लेस देन 1 नहीं ले रहे, ग्रेटर देन 1 ले रहे हैं, तो ऐसी वैल्यूज के लिए जो हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है ये डोमिनेट करता है। मतलब ये वाला जो फंक्शन था थर्ड टर्म में ये डोमिनेट करेगा। यहाँ पर ये बात आपने माइंड में रखनी है कि स्क्वायर वाला जो फंक्शन होता है ये लेस देन 1 वैल्यूज के लिए, स्मॉल वैल्यूज के लिए डोमिनेट होता है क्योंकि ये ज्यादा वेरिएशन को शो करता है। लेकिन एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमारे पास लार्जर वैल्यूज के लिए ज्यादा वेरिएशन को शो करता है। तो लार्जर वैल्यूज के लिए हमारे पास ये वाला डोमिनेट फंक्शन होगा। तो यहाँ पर आपने देख लिया कि कौन सा फंक्शन कब डोमिनेट होगा, किस वैल्यू पर डोमिनेट होगा। तो अब मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा हुआ है, कैलकुलस में आपने बहुत ज्यादा क्वेश्चन किए हुए हैं, तो उनको जब आप ग्राफिकली सॉल्व करते हैं तो आपको पता है कि ये जो हमारे पास स्क्वायर वाला कोई भी फंक्शन होता है तो ये हमें कैसा ग्राफ प्रोवाइड करता है, ये हमें पैराबोला की फॉर्म में ग्राफ प्रोवाइड करता है। कोई भी स्क्वायर वाला फंक्शन हो मैथ में, उसे जब आप ड्राइव करते हैं, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो आपको पैराबोला की फॉर्म में ग्राफ प्रोवाइड करता है। यहाँ पर मैंने ऐसे रफली ये पैराबोला की फॉर्म में ग्राफ ले लिया है।
कि ये जो वी स्क्वायर है ये मुझे जो ग्राफ प्रोवाइड कर रहा है वो पैराबोला की फॉर्म में है और मैंने इस तरह इसे कंसीडर कर लिया। और जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है ये आपको मैथ में कैसा ग्राफ प्रोवाइड करता है, ये एक्सपोनेंशियल डीके का ग्राफ प्रोवाइड करता है। मतलब इस तरीके से ग्राफ प्रोवाइड करता है कि ये एक्सपोनेंशियली डीके हो रही है कोई चीज। तो यहाँ पर देखें ये मैंने एक्सपोनेंशियली डीके को रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो यहाँ पर हमने अब तक देखा कि हमने जो मैक्सवेल इक्वेशन ली है उसमें जो हम फ्रैक्शन लेते हैं वो हम कैसे लेते हैं, उसमें जो हमारे पास कांस्टेंट है वो तो फ्रैक्शन पर अफेक्ट नहीं करता। तो क्या क्या चीजें अफेक्ट करती हैं, उसकी सेकंड टर्म ये वाली टर्म अफेक्ट करती है, थर्ड टर्म अफेक्ट करती है। तो हम ये देख रहे हैं कि सेकंड टर्म कैसे अफेक्ट करेगी और थर्ड टर्म फ्रैक्शन पर कैसे अफेक्ट करेगी, स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हमें बताएगी। तो इसके लिए हमने देखा कि जो हमारे पास ये वी स्क्वायर वाला फंक्शन होता है ये हमें स्मॉलेस्ट वैल्यू के लिए ज्यादा डोमिनेंट फंक्शन होता है। तो ये हमें प्रोवाइड करता है ग्राफ पैराबोला का। और ये जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है ये लार्जर वैल्यूज के लिए डोमिनेंट फंक्शन होता है और ये हमें प्रोवाइड करता है ग्राफ एक्सपोनेंशियल डीके का। तो अब जो हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे वो हम इन्हीं दो ग्राफ को सम करेंगे आपस में और एक पूरा ग्राफ बनाएंगे और उस ग्राफ से बताएंगे कि किस तरीके से मैक्सवेल ने स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन को बताया कि एक कंटेनर में किस तरीके से हम स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बता सकते हैं, वहां से उसने कैसे मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, रूट मीन स्क्वायर स्पीड और एवरेज स्पीड फाइंड आउट की। तो आज के लेक्चर में कोई भी पॉइंट हो ऐसा जो समझ ना आया हो, कैलकुलेशन में कोई मसला हो रहा हो तो काइंडली मुझसे लास्ट में डिस्कस कीजिएगा। इसी लेक्चर का इसी टॉपिक का जो हाफ पार्ट होगा वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।